अब मैट्रिक्स में नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। जब हम मैट्रिक्स मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस डेवलप कर रहे थे तो उस समय हमें दो मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी डेवलप करना पड़ा। तो उस प्रोसेस को डेवलप करते समय हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल बनाए, उस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स बनाए। तो हम उन्हीं रूल को, उन्हीं स्टेप्स को देखेंगे कि इनके बेसिस पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अलजेब्रा में जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, जबकि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स ए और बी है तो a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन और b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। बट अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। उसमें कोई भी दो एलिमेंट a और b में अगर तुम a और b को मल्टीप्लाई करो या b और a को मल्टीप्लाई करो, दोनों से सेम रिजल्ट मिलता है। इसलिए अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये तुम ध्यान रखना, और जब मैं प्रोसेस को बताऊंगा तो उसमें तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, रूल क्या है, उसको अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जैसे यहां पर देखो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m बाई n है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n बाई p है। तो हम देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखो, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है और C एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई k है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है वो m है। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए इस केस में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने ही रो सेकंड मैट्रिक्स में होना चाहिए, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल में देखो, जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन है। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ए बी। अब इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो प्रोडक्ट से जो नया मैट्रिक्स होगा उसमें पहले मैट्रिक्स में जितने रो हैं उतने ही रो होंगे और दूसरे मैट्रिक्स में जितना कॉलम है उतने ही कॉलम होंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट से जो नया मैट्रिक्स बना है उसमें m रो होंगे और p कॉलम होंगे, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m बाई p हो जाएगा। तो प्रोडक्ट से जो नया मैट्रिक्स बनता है उसमें नंबर ऑफ रो पहले मैट्रिक्स का होता है और नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट के मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलेगा। अब हम आगे देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा, कैसे होगा, अब हम उसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो मैं पीछे बता चुका हूं कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल होना चाहिए। तो सपोज ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको जनरल फॉर्म में हम ए आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां स्मॉल ए जो है मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट को बता रहा है, आई जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई n है।
और सपोज बी एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसे हम बी आई जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी जो है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई नंबर ऑफ रो को और जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका ऑर्डर n बाई पी है। तो इसका मतलब हुआ ए मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और बी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट जो है इन दो मैट्रिक्स के एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड होंगे, किस तरह से इन दो मैट्रिक्स के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा कि रिजल्टेंट ए इंटू बी मैट्रिक्स का हमें एलिमेंट्स मिलेगा। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ए बी मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मिलकर इन दोनों के प्रोडक्ट का मैट्रिक्स बनता है। मतलब ए इंटू बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एम बाई पी होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स के इंडिविजुअल कॉलम को निकालने का प्रोसेस या तरीका क्या है, कैसे वो इन दो मैट्रिक्स के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी है उसका आईएथ और जेएथ कॉलम कैसे निकालेंगे, तो इस प्रोसेस में ए मैट्रिक्स का जो आईएथ रो का एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के जेएथ कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब हुआ कि आईएथ रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स के जेएथ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इस रो का जो सेकंड एलिमेंट है इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो जो है इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, और ईच मल्टीप्लिकेशन के बीच एडिशन होता जाएगा। तो जब ऐसा करने से जो एडिशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा तो वो इस प्रोडक्ट ए बी के आईएथ रो और जेएथ कॉलम का एलिमेंट बनेगा। इसे मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसे एक दो बार समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या बोला था, तो उस बेसिस पे वर्ड में तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ए आई आर बी आर जे, जहां पे आर की वैल्यू 1 से n तक वेरी हो रही है। n जो है इस ए मैट्रिक्स का कॉलम है और बी मैट्रिक्स का रो है। तो देखो यहां भी इसी चीज का मैथमेटिकल फॉर्म है। सबसे पहले आर को हम 1 रखते हैं तो आईएथ रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है और यहां पे भी 1 आएगा तो वो जेएथ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर प्लस होगा, क्योंकि समेशन लगा हुआ है तो मतलब हर एक एलिमेंट के प्रोसेस के बाद प्लस होगा। तो प्लस और फिर आर को हम 2 रखेंगे तो ये ए आई 2 हो जाएगा, मतलब आईएथ रो का सेकेंड एलिमेंट, और यहां पे 2j हो जाएगा, इसका मतलब जेएथ कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से प्लस होते हुए ये आगे जाएगा। इसको मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख के बताता हूं तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये चीज वैलिड होगा आई और जे के हर वैल्यू के लिए। आई यहां पे कहां से कहां तक नंबर ले सकता है, तो आई की वैल्यू 1 2 3 से लेके m तक हो सकती है, जहां m जो है नंबर ऑफ रो है। इसी तरह से j की वैल्यू जो है 1 2 3 से लेके p तक हो सकता है, जो कि इसका नंबर ऑफ कॉलम है। तो इस तरह से हम किसी भी i और किसी भी j के एलिमेंट के लिए ये फॉर्मूले का यूज करते हुए उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूं। पहले सपोज मुझे प्रोडक्ट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह से कि इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से, और इसी तरह से। तो उसी को मैंने फॉर्मूले में लिखा था, तो यहां पे हम इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, उससे भी समझ लेते हैं।
तो आई देखो 1 है और जे भी 1 है, तो इसमें पुट कर देता हूं। तो आई और जे की वैल्यू अगर मैं वहां पुट कर दूं तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक वेरी होगी, और ए हो जाएगा 1 आर और बी हो जाएगा R1 क्योंकि जे भी 1 है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, आर की वैल्यू एक एक चेंज होती जाएगी और ईच मल्टीप्लिकेशन के बीच सम होता जाएगा। तो आर की वैल्यू जब मैंने पहले 1 रखा तो ये हो गया A11 इंटू B11 प्लस फिर आर की वैल्यू मैंने 2 रखा तो ये हो गया A12 इंटू B21 प्लस फिर जब मैंने आर की वैल्यू 3 रखा तो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हो गया A13 इंटू B31 डैश 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 डैश, इसी तरह से जाता जाएगा और कहां तक जाएगा, आर की वैल्यू n तक जा सकती है तो वहां तक जाएगा। तो लास्ट वाला जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा A1n इंटू Bn1। तो इस तरह से प्रोडक्ट का 1 एलिमेंट मिलेगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। अब ये इस समेशन के फॉर्म से तो तुम समझ गए हो, और ये जो लॉजिकल फॉर्म मैंने बताया था इससे भी समझ लो। तो यहां पे देखो I1 है और J भी 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। और मल्टीप्लाई कैसे होंगे, तो ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के हर एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। उसका क्या मतलब मैंने बताया था कि इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से होगा। तो देखो इसका क्या रिजल्ट निकला, तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को जनरल फॉर्म में स्मॉल ए से दिखाया है, तो इसके फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो A11 होगा। इसी तरह से बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो B11 होगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, देखो यहां भी वही आया है। फिर प्लस ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट A12 होगा, और बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट, तो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 21। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम मैट्रिक्स बनाओ और पोजीशन के हिसाब से एलिमेंट रखो तो तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में प्लस करके हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट होगा ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट होगा A13 होगा, इनटू बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट होगा, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट वो 31 होगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा, डैश डैश इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन चलता जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ये दोनों तरीके से तुम्हें समझ लेना है, और ये वाला ठीक से समझ लो तो तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादा आसानी होगी। अब मैं इस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ और एलिमेंट निकाल के दिखाता हूं तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये दो मैट्रिक्स लिख दिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, और उनके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको देख के अब हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज मैं इस प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालना चाहता हूं, तो उसको इस लॉजिकल फॉर्म से हम कैसे लिखेंगे। अब इसी लॉजिकल फॉर्म का यूज करके तुम्हें मैं मल्टीप्लिकेशन बताता हूं, तो उससे ज्यादा इजीली तुम्हें समझ में आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स के सेकेंड रो के एलिमेंट वो बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, और हर कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस होता जाएगा जैसे यहां हुआ था। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे ऊपर बताया था, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह से जाता जाएगा जब तक कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन ना हो। तो देखो यहां से देखने में तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट ये है, बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब हो गया A21 B11 प्लस फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा,
तो A22 इंटू B21 और इसी तरह से चलता जाएगा और इसका जो लास्ट एलिमेंट है A2n वो इस कॉलम के लास्ट एलिमेंट Bn1 से मल्टीप्लाई होगा। तो A2n इंटू Bn1 ये लास्ट एलिमेंट होगा और ये ऐड करके जो आंसर आएगा वो AB के 2-1 पोजीशन वाला एलिमेंट होगा। अब इसी तरह से एक और एलिमेंट निकालते हैं। तो वो जो एलिमेंट मैं निकाल रहा हूं उसको सपोज मैं लिखता हूं इस प्रोडक्ट का थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, 3-2 एलिमेंट चाहिए। तो इसे ठीक से ऑब्जर्व करके इसका तुम खुद फॉर्मूला लिखो, देखो करेक्ट है कि नहीं, और मैं भी लिख रहा हूं तो इससे फिर चेक कर लेना। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ए के थर्ड रो के एलिमेंट बी के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, इस रो के एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग बी के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और हर मल्टीप्लिकेशन के बीच एडिशन होता जाएगा। तो वो किस तरह से होगा? तो ए के थर्ड रो का पहला एलिमेंट A31 होगा और बी के सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट B12 होगा, फिर प्लस ए के थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट A32 होगा और बी के सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट B22 होगा और इसी तरह से वेरी करता जाएगा। ध्यान से देखो कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इस मैट्रिक्स में आगे का रो और इसके आगे के कॉलम लिख के और जैसे मैंने इसमें तुम्हें बताया था उसी तरह से यहां पे देख के तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ठीक से उसे ऑब्जर्व करोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो A32 प्लस B22 होगा, फिर प्लस ए मैट्रिक्स के थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा A33 और बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा B32। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डैश डैश डैश, इसी तरह से चलता जाएगा और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा तो ए मैट्रिक्स के थर्ड रो का जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो होगा A3n और वो मल्टीप्लाई होगा बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के लास्ट वाले एलिमेंट Bn2 से। तो इस तरह से हमें AB के थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट के एलिमेंट इस तरह से हमें मिलते जाएंगे और उसे फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देना है। कैसे? तो प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स मिला है AB तो उसमें M रो और P कॉलम है तो उसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं इसके एलिमेंट्स को AB11 AB12 डैश डैश और ये कहां तक जाएगा क्योंकि P कॉलम है तो AB1P, इसी तरह से AB21 AB22 से ये AB2P तक जाएगा और क्योंकि इसमें M रो है तो जो लास्ट वाला रो होगा वो mth रो होगा और इसके एलिमेंट होंगे ABM1 ABM2 डैश 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 ABMP। तो ये AB मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे और ये एलिमेंट कैसे निकलेंगे तो वो मैं यहां पे बता चुका हूं। तो इसे ठीक से ऑब्जर्व कर लो और इसी तरीके से जो है हमें जो है प्रोडक्ट के एलिमेंट निकाल के इस मैट्रिक्स को बनाना होगा। तो ठीक से देख लो ताकि जब हम नंबर वाले मैट्रिक्स करें तो उसको तुम इजीली सॉल्व कर लो। वैसे मैं जनरल फॉर्म में एक दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को सॉल्व करके भी बता देता हूं। अब मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जो कि 1 into 3 ऑर्डर का है, मतलब एक रो 3 कॉलम है और इसके एलिमेंट है A11 A12 और A13। इसी तरह से B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/1 है। तो इसमें जो 3 रो और 1 कॉलम है तो इसके एलिमेंट होंगे B11 B21 और B31। तो क्योंकि जो A मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने ही रो B मैट्रिक्स में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। तो ए बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होगा और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो प्रोडक्ट के ऑर्डर को डिसाइड करेगा। मतलब प्रोडक्ट का ऑर्डर 1/1 होगा। इसका मतलब हुआ इसमें एक रो होगा और एक कॉलम होगा। तो एक रो और एक कॉलम का क्या मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, उसका 1/1 वाला एलिमेंट। तो इस एलिमेंट
एलिमेंट को हम कैसे निकालेंगे? तो पीछे जो मैंने मेथड बताया था उसी बेसिस पे हम देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1 1 वाला, और वो कैसे निकलेगा? तो फर्स्ट रो के एलिमेंट ए मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह से कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। तो ए के फर्स्ट रो के एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A11 इंटू B11, फिर प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो A12 इंटू B21, इस रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग बी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो B31 से मल्टीप्लाई होगा, और हर मल्टीप्लिकेशन के बीच हमने प्लस लगा दिया है। तो यही हमारा फॉर्मूला था। तो इस बेसिस पे ये जो है इसका 1 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा और यही ए बी मैट्रिक्स होगा। तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? तो क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है तो ए बी 1 1 जो है ये होगा ए बी मैट्रिक्स इस प्रोडक्ट का। तो ये 1 1 वाला एलिमेंट निकला है, उसको यहां पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ गया। अब देखो सेकंड एग्जांपल, इसमें ए मैट्रिक्स मैंने 2 by 2 ऑर्डर कर लिया है, तो इसके एलिमेंट होंगे A11 A12 A21 और A22, और बी मैट्रिक्स मैंने 2 by 3 ऑर्डर का लिया हुआ है, तो इसके एलिमेंट होंगे B11 B12 B13 B21 B22 B23, क्योंकि 3 कॉलम है और 2 रो है। तो ये दोनों मैट्रिक्स हो गए। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो ए बी का अगर प्रोडक्ट निकालना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो उसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, इनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके कैसे निकलेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं वही मेथड का यूज करके जो मैंने पीछे बताया था। तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखो पॉसिबल होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स में उतने ही रो हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो ए मैट्रिक्स में जितने रो हैं तो वो है 2, और बी मैट्रिक्स में जितने कॉलम है वो है 3, तो 2 by 3 ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 3 होगा, और मैट्रिक्स के अंदर अब मैं इसके एलिमेंट्स को लिख देता हूं। तो प्रोडक्ट ए बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे AB11 AB12 AB13 AB21 AB22 और AB23, क्योंकि ऑर्डर 2 by 3 है तो यही उसके एलिमेंट होंगे। अब इस एलिमेंट को निकालने के लिए हम अपने जो पिछले मेथड है प्रोडक्ट का वो यूज करते हैं, तो वो एलिमेंट मैं यहां पे बताता हूं। तो जैसे AB11, तो AB11 कैसे निकालेंगे? तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मतलब ए के फर्स्ट रो का एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो ए के फर्स्ट रो का एलिमेंट बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनके बीच एडिशन होगा। तो ये हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा A12 इंटू B21, फिर AB12 निकालेंगे तो AB12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो उसमें क्या होगा? तो A का जो फर्स्ट रो है वो B के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A11 इंटू B12, फिर प्लस और फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट होगा इस सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A12 इंटू B22। तो ये प्रोडक्ट का 1 2 एलिमेंट आ गया। अब प्रोडक्ट का 1 3 वाला एलिमेंट निकालते हैं, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम वाला। इसका मतलब हुआ ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है बी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और उनके बीच एडिशन होगा। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A11 इंटू B13
प्लस फिर सेकंड एलिमेंट इस रो का इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A12 इंटू B23। तो इसको सॉल्व करने से 13 वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब इसके फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट निकल चुके हैं, अब सेकंड रो का, तो सेकंड रो का जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा 21। तो AB21 कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब हुआ कि A मैट्रिक्स का सेकंड रो B मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A का जो सेकंड रो है B के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा और कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन के बीच एडिशन होगा। तो सबसे पहले सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A21 इंटू B11, फिर प्लस और फिर सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A22 इंटू B21। तो इस तरह से AB के सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब प्रोडक्ट के सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो प्रोडक्ट के सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कैसे ऑब्टेंड होगा? तो ये बता रहा है कि A के सेकंड रो का एलिमेंट B के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो A21 इंटू B12 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, तो A22 इंटू B22, तो ये इसके सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आ गया। अब इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो है AB23, तो AB23 जो है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसमें A के जो सेकेंड रो का एलिमेंट है B के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A21 इंटू B13, फिर प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A22 इंटू B23। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इसके सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस है निकालने का, और जब निकल जाएंगे तो यहां पे पुट कर देंगे तो प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। तो होपफुली जनरल फॉर्म में तुम्हें प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है प्रोसेस है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये समझ में आ गया है तो फिर नंबर या जो है वेरिएबल के फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट होगा या आर्बिट्री कांस्टेंट के फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट होगा वो इजीली तुम फटाफट कर लोगे। तो इसलिए इसे ठीक से समझ लो। अब आगे मैं जो है कुछ एग्जाम्पल नंबर्स के फॉर्म में बताता हूं ताकि उससे तुम्हें और क्लियर हो जाए और मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको पहले ठीक से समझ लो। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखना होगा। पहला प्रॉपर्टी यह है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मतलब AB और BA जो होगा वो सेम होगा ये जरूरी नहीं है। AB का प्रोडक्ट और BA का प्रोडक्ट सेम आएगा ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट AB अगर डिफाइन हो तो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि BA डिफाइन भी होगा, मतलब BA मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ये भी जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट का आंसर सेम आना वो तो बात की बात है, डिफाइन होगा ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि सपोज A मैट्रिक्स हमारा ऑर्डर है 3 इंटू 2 का और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 5 का, तो देखो इस केस में A और B का मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, क्योंकि A में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो B में नंबर ऑफ रो के इक्वल है, जो कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। तो इसलिए इसमें AB का प्रोडक्ट डिफाइन है और AB का जो ऑर्डर होगा उसमें A के नंबर ऑफ रो होंगे और B के नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मतलब इसका ऑर्डर 3/5 होगा। लेकिन अगर मैं इसी केस में BA को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो देखो क्या होगा। B का ऑर्डर 2 इंटू 5 है, A का ऑर्डर जो है वो 3 इंटू 2 है, तो जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो जो है इक्वल नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट मतलब BA जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें हम क्या देखते हैं
कि ए बी तो डिफाइन है बट बी ए डिफाइन नहीं होगा। तो ए बी भी डिफाइन हो और बी ए भी डिफाइन हो, दोनों के डिफाइन होने की क्या कंडीशन हो सकती है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी डिफाइन होगा अगर n इक्वल टू पी हो, मतलब पहले में जितने कॉलम है दूसरे में उतने ही रो होना चाहिए। इसी तरह से बी ए डिफाइन होगा अगर बी में जितने कॉलम है उतने ही ए में रो हो, मतलब Q इक्वल टू M होना चाहिए। इसका मतलब हुआ P की वैल्यू N होनी चाहिए और Q की वैल्यू M होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ जो B का ऑर्डर है N बाई M होना चाहिए। तो A का जो ऑर्डर है जस्ट उसका ऑर्डर का रिवर्स B का ऑर्डर होना चाहिए, तभी A B और B A दोनों डिफाइन होंगे। तो पहला हमने क्या देखा कि अगर ए बी डिफाइन है तो बी ए डिफाइन होगा, ये जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि ए बी डिफाइन है और बी ए डिफाइन है, तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि ए का जो ऑर्डर है जस्ट उसका रिवर्स ऑर्डर बी का होना चाहिए, मतलब ए में जितने कॉलम है बी में उतने रो होने चाहिए और ए में जितने रो है बी में उतने कॉलम होना चाहिए, तब दोनों डिफाइन होंगे। और अगर दोनों डिफाइन भी है तब भी कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट सेम ही हो। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि ए बी और बी ए सेम होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कुछ केसेस में इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होगा, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब इसमें तुम एक प्रॉपर्टी और याद रख सकते हो कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ए उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, या मल्टीप्लिकेशन हम रिवर्स ऑर्डर में करें, मतलब ए इंटू आई करें, तो इसका आंसर हमेशा ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। मतलब ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लिखा जाता है जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। तो इस केस में आई इंटू ए या ए इंटू आई है, दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ए आएगा। तो ये तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की केस में। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही लिया जाता है जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो तुम्हें वही ऑर्डर लेना चाहिए जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें जो है प्रोडक्ट का ठीक से आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस कैसे करना है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन के बेसिस पे प्रोसेस को समझते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जो मैं प्रोडक्ट का दे रहा हूं, तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम है और 3 रो है, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3, और उसका प्रोडक्ट हमें दूसरे मैट्रिक्स के साथ करना है जो कि रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है और इसके एलिमेंट है 2 3 4। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें इनके ऑर्डर को ऑब्जर्व करना होगा। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 का, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 का। तो इसका मतलब हो गया कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो इक्वल है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने क्या बताया था कि ऑर्डर क्या होता है,
वो पहले मैट्रिक्स का रो लेता है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा, उसमें 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। तो ये आइडिया हमें आ गया। अब हम अपने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का जो डेफिनेशन था, जो प्रोसेस था, उसको याद करो और हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो जब दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता था तो उनको ऐड करने से रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का 1 1 का एलिमेंट मिलता था। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट है और इसके फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है। तो जब फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 2। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का 1 1 वाला एलिमेंट हो गया। अब 1 2 वाला एलिमेंट क्या होगा, जब फर्स्ट रो जो है सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो फर्स्ट रो का जो एक ही एलिमेंट 1 है वो सेकेंड कॉलम के एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद फर्स्ट रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट के 1 3 वाला एलिमेंट बनेगा, मतलब 1 into 4। इसी तरह से प्रोडक्ट के 2 1 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। क्योंकि सेकेंड रो में एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है, तो ये 2 into 2 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट के 2 2 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। एक ही एलिमेंट है दोनों में तो ये हो जाएगा 2 into 3। इसी तरह से जो प्रोडक्ट के 2 3 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनेगा। और क्योंकि दोनों में एक ही एक एलिमेंट है तो ये 2 into 4 हो जाएगा। इसी तरह से जो प्रोडक्ट का 3 1 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से बनेगा तो ये 3 into 2 हो जाएगा। जो प्रोडक्ट का 3 2 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से बनेगा तो ये 3 into 3 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट के 3 3 वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनेगा तो ये हो जाएगा 3 into 4। और देखो इसका ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 3/3 जो हमने यहाँ डिस्कस किया था। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रोडक्ट मैट्रिक्स का आंसर आ गया। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है 2 3 4, सेकेंड रो के एलिमेंट 4 6 8 और थर्ड रो के एलिमेंट 6 9 12। तो इस तरह से ही हमें प्रोडक्ट करना होता है। अब मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, कोई भी स्टेप्स मिस नहीं होना चाहिए ताकि मल्टीप्लिकेशन जो है एक ही बार में क्लियर हो जाए, दूसरी बार तुम्हें वीडियो नहीं देखना पड़े। अदरवाइज इसी तरह से टाइम का लॉस होता जाएगा और एक ही चीज को सीखने में तुम बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे। तो इसीलिए एक ही बार में ऐसा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन के आंख की तरह कि उसे सिर्फ मछली दिखाई दे रही थी, वैसा ही तुम्हारा भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जो चीज देख रहे हो सुन रहे हो सीधा दिमाग में जाके छपना चाहिए ताकि एक ही बार में वो तुम्हारा क्लियर हो जाए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर पाओ। तो मैं सेकंड एग्जांपल भी दे रहा हूं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखो क्या है,
तो उसका ऑर्डर जो है वो है 2 into 3 और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके साथ प्रोडक्ट में उसका ऑर्डर है 3 into 2। तो इस तरह से पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकेंड मैट्रिक्स में उतने ही रो हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारा डिफाइंड है और जो प्रोडक्ट से नया मैट्रिक्स आएगा तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर होगा पहले मैट्रिक्स का रो बाय दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, मतलब 2 by 2 ऑर्डर का जो है वो नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसमें प्रोडक्ट का वही प्रोसेस यूज करते हैं। तो प्रोसेस रिकॉल करो और इसको सॉल्व करो। पहले तुम खुद कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, देखो तुम्हारा आंसर करेक्ट आता है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में करेक्ट आना चाहिए और उसके बाद फिर तुम मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करवा लेना, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो ध्यान से देखो, फिर से मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे होगा। तो प्रोडक्ट का जो 1 1 वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनेगा। और प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, प्रोसेस में क्या था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा और हर एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐड होता जाएगा। तो कैसे होगा, तो ये जो पहला एलिमेंट इसका 3 है वो यहाँ के पहले एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 into 2 प्लस, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हीं दोनों को ध्यान रखना, तो प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 into 1 प्लस थर्ड एलिमेंट थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 3। तो ये 1 1 वाला एलिमेंट हो गया। अब इसी तरह से हम 1 2 वाला एलिमेंट निकालेंगे, तो 1 2 वाला एलिमेंट क्या होगा, तो 1 2 वाला एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट से मिलेगा। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो और दिमाग में तुम भी मल्टीप्लाई करते जाओ। तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वही प्रोसेस होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस होगा। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 into -3, सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मतलब प्लस -1 into 0 और थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा मतलब प्लस 3 into 1। तो ये 1 2 वाला एलिमेंट आ गया। अब इसी तरह से जब हम प्रोडक्ट का 2 1 वाला एलिमेंट बनाएंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और प्रोसेस वही होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और हर एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बीच में प्लस साइन आएगा, वो ऐड होते जाएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो -1 into 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 0 into 1 प्लस थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 3। और अब प्रोडक्ट का जो 2 2 वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। और मल्टीप्लिकेशन में वही प्रोसेस की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बीच प्लस होगा। तो देखो कैसे हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ -1 into -3 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 1 और इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो होपफुली तुम्हें मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, वीडियो को 1-2 बार देखो, यहीं पे मल्टीप्लिकेशन क्लियर कर लो क्योंकि आगे अब मैं मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इजी है, क्लियर हो जाएगा, इतना समझ तो तुम्हें भी आता है कि 1-2 बार देखने के बाद ये सिंपल प्रोसेस समझ सकते हो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लो, 1 1 वाला एलिमेंट 6 -1 + 9 14 आ जाएगा
1 2 वाला एलिमेंट -9 + 3 -6 आ जाएगा। 2 1 वाला एलिमेंट -2 + 6 4 हो जाएगा और 2 2 वाला एलिमेंट 3 + 2 5 हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट का जो आंसर है फर्स्ट रो होगा 14 - 6 और सेकेंड रो होगा 4 और 5। तो ये इसके प्रोडक्ट का आंसर हो गया। तो ठीक है, देखो आसान था, ठीक से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो है आगे के क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट शॉर्ट में मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है। फर्स्ट रो में इसके 2 4 है और सेकंड रो में 3 2 है, मतलब ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके फर्स्ट रो में एलिमेंट है 1 3 और सेकंड रो में एलिमेंट है -2 और 5। तो तुम्हें इस केस में मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट निकालना है और मैट्रिक्स बी ए का भी प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है, और देखते हैं इस केस में क्या दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी। तो ए बी के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं। तो ए का ऑर्डर 2/2 है, बी का ऑर्डर 2/2 है। तो इसलिए देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है, वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं और इसका मतलब हुआ ए और बी का प्रोडक्ट डिफाइंड है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा इसमें, तो इसका ऑर्डर 2/2 का होगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए और बी को, तो देखो जो प्रोडक्ट का मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा। तो प्रोडक्ट के 1 1 एलिमेंट के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × -2। अब प्रोडक्ट के 1 2 एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी तरह से 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस और फिर 4 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया प्रोडक्ट का फर्स्ट रो। अब प्रोडक्ट के सेकंड रो के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा तो प्रोडक्ट का सेकंड रो मिलेगा। तो प्रोडक्ट का जो 2 1 वाला एलिमेंट है वो कब मिलेगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 × 1 + 2 × -2। इसी तरह से प्रोडक्ट का 2 2 वाला एलिमेंट कब मिलेगा, तो जब फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। प्रोसेस वही है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा और इनके बीच प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2 × 5। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख दें तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 8, ये हो जाएगा 6 + 20, ये हो जाएगा 3 - 4 और ये हो जाएगा 9 + 10। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा -6 26 -1 और 19। तो ये इस तरह से ए बी के प्रोडक्ट का आंसर निकला। अब हम जो है बी ए का प्रोडक्ट करके देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई प्रोडक्ट डिफाइन है कि नहीं। तो प्रोडक्ट के डिफाइन करने का वही हमारा रूल होगा कि देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतने रो है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो है। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम है तो प्रोडक्ट डिफाइन है, मतलब बी ए एग्जिस्ट करता है। और जब हम प्रोडक्ट कर देंगे तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा,
तो प्रोडक्ट का ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेगा और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेगा। तो फिर ऑर्डर क्या बन गया इसका, तो इसका जो है ऑर्डर बन गया 2/2 का। तो बी ए का ऑर्डर 2/2 का होगा। और अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिखा 1 3 -2 5, फिर ए मैट्रिक्स लिखा 2 4 3 और 2। अब हम इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं कि क्या निकलता है, प्रोडक्ट में हमें कैसा मैट्रिक्स मिलता है। तो अब देखो फिर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो वही हमारा प्रोसेस होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट का जो 1 1 वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट से बनेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 2 प्लस 3 × 3। तो ये 1 1 एलिमेंट हो गया प्रोडक्ट का। अब 1 2 एलिमेंट कैसे होगा, तो 1 2 एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। प्रोसेस वही है, फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और उनके बीच एडिशन होगा। तो 1 × 4 प्लस 3 × 2, तो ये 1 2 वाला एलिमेंट हो गया। अब 2 1 वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, तो 2 1 जैसे नाम से ही है 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -2 × 2 प्लस 5 × 3, और इसी तरह से प्रोडक्ट का जो 2 2 वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट से बनेंगे। तो ये हो जाएगा -2 × 4, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो 5 × 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो प्रोडक्ट बी ए हमें मिल गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 1 वाला एलिमेंट 2 + 9 होगा, 1 2 वाला एलिमेंट 4 + 6 होगा, 2 1 वाला एलिमेंट -4 + 15 होगा, 2 2 वाला एलिमेंट -8 + 10 हो जाएगा। और अब इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसके फर्स्ट रो में एलिमेंट होंगे 11 10 और सेकंड रो में एलिमेंट होंगे 11 और 2। तो ये बी ए मैट्रिक्स मिल गया। और देखो यहाँ पे तुम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए बी का जो आंसर है और बी ए का जो आंसर है वो इक्वल नहीं है। और इसका क्या मतलब हुआ, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो वो रिजल्ट हमने यहां से भी ऑब्टेन कर लिया कि जो ए बी का प्रोडक्ट है और बी ए का जो प्रोडक्ट है दोनों डिफाइन तो है लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो क्लियरली ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है जो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी इस तरह से प्रूव हो गया।